अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। 800 पीएफ ट्रेनिंग बेस मियां माली पर दहशतगर्दों ने हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बनाया गया। आईएसपीआर के मुताबिक बाद में जो पूरा कोमिंग ऑपरेशन किया गया ताकि इर्द गिर्द भी देखा जाए और तमाम तर जो दहशतगर्द हैं जो 9 बताए जाते हैं उनको हलाक कर दिया गया है। आईएसपीआर ने यह भी बताया कि किसी किस्म की जो ऑपरेशनल सामान या असासे कहते हैं जिनको आप, उनको नुकसान नहीं पहुंचा। अलबत्ता पहले से ही जो ग्राउंड 3 तैयारे थे और एक फ्यूल बाउजर था उसको ज़रा सा नुकसान पहुंचा है। बहरहाल दहशतगर्दों ने आज एक मरतबा फिर अपने मज़मूम मकासद को पूरा करने की कोशिश ज़रूर की थी और गुज़िश्ता रोज़ आपको पता होगा कि 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद किए दहशतगर्दों ने, जो जा रहे थे बलूचिस्तान में ही और मारा से पसनी जा रहे थे। और उनकी हवाले से भी ये बात की जा रही है कि ये जो हालिया दहशतगर्दी में एकदम से इजाफा हुआ है, इसके पीछे कौन मुलव्वस है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार ताहिर खान साहब मौजूद हैं जो माहिर अमूर भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ताहिर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सडनली एकदम से फिर से स्पाइक आया है और डायरेक्टली इस वक्त जो हमले हुए हैं, यानी कल का आप देखें कि सिक्योरिटी एहलकार को शहीद कर देना, यानी उनकी गाड़ियों पर हमला किया गया, और आज पूरी कोशिश की गई कि किसी तरह से पीएएफ का जो ट्रेनिंग बेस है मियांवाली में उसको निशाना बनाया जाए। बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले चूंकि मियांवाली वाला आज का हुआ है वाकया, तो इस पर ज़रा थोड़ा सा उसी से बात शुरू करते हैं। ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि हमला संजीदा लिया जाए और देखा जाए तो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तानी रियासत और इदारों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं वो शायद किसी लिहाज से किसी हद तक उन्होंने अपने आप को मज़ीद मुनज़्ज़म कर दिया है। 9 लोगों का जो जिक्र है उसकी हलाकत की आईएसपीआर के बयान में, तो अभी सोचना पड़ेगा कि ये 9 लोग कहाँ से आए, कैसे आए, और क्योंकि आसान तो नहीं होता। फिर हमले का जो वक्त फौज के बयान में है 3-3:30 के लगभग, और तो उस वक्त सोचना पड़ेगा कि कैसे लोग पहुंचे वहां पे, कहां से आए, असलहा किसने दिया, गाड़ियों में पैदल आए हैं। तो बहरहाल मेरी नज़र में इस हमले से देखना पड़ेगा कि आपका जो दुश्मन है, पाकिस्तान का जो दुश्मन है, जो रियासत के खिलाफ लड़ रहा है, वो मतलब एक उनके जहन में है कि आज हमला पेशावर में पुलिस स्टेशन पे करना है या बलूचिस्तान के किसी शहर में करना है। अब चूंकि एक नया चैलेंज इसलिए पाकिस्तान के लिए बढ़ गया है कि जो कलदम तंजीमें हैं मेरे ख्याल में वो निस्बतन मेरी नज़र में उनके पास असलहा भी है। जिस तरह के अभी जो सिक्योरिटी ज़राए ने सोशल मीडिया पे मैं कुछ पोस्ट देख रहा था कि उनके पास आज वही असलहा था जो अफगानिस्तान में अमरीकियों ने छोड़ा है, और उसमें फिर रात को जो एक नज़र आने वाले वो आलात थे वो भी उनके साथ थे। तो वो जो पाकिस्तान का खदशा रहा है और अब भी है कि अफगानिस्तान में अमेरिका और नेटो का जो असलहा वहाँ रह गया था वो मुसल्लह ग्रुप के हाथ में आ गया है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा। अगर आपका दुश्मन इतना मुनज़्ज़म हो गया है कि ग्रुप की शक्ल में 9 लोग हमला करते हैं, उनके पास जदीद असलहा भी है, और मेरी नज़र में शायद उनकी तरबियत माजी की निस्बत ज़रा ज़्यादा भी है। अच्छा। तो बहरहाल एक नया चैलेंज है। और फिर बलूचिस्तान का देखें ना, बलूचिस्तान में एक ग्रुप आपके खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, या अगर सिराजुल हक पे हमला देगी, जमात इस्लामी के अमीर पे, जमीयत उलमा इस्लाम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला पे हमला देके, तो वहां पे एक तो दाइश है, सही, टीटीपी भी, कलदम टीटीपी भी है, फिर बलोच ग्रुप्स है, फिर माजी में फिरका वाराना ग्रुप भी बड़े। और जब सिराजुल हक के हमले के बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिसने खुदकुश हमला किया था उसके बारे में कि उनका माजी में ताल्लुक जो कलदम तंजीम है लश्कर जंगवी का जिक्र किया गया, तो वहां पर एक लिहाज से हर ग्रुप ने उसको फोकस किया है। तो वहां भी सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ गए हैं इतने सारे ग्रुप्स के उसमें। और फिर अभी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि जो इंडियन सोशल मीडिया के लोगों ने उसमें जिक्र किया है कि यह हो गया वो हो गया, तो उससे मजीद शकूक बढ़ जाते हैं कि शायद ये जो यहाँ लड़ रहे हैं इसकी मतलब बलूचिस्तान की बात अगर खुसूसी तौर पे करूँगा तो क्योंकि ऐसे भी पोस्ट मैंने देखे कि पठानकोट का
जो बदला लिया गया है। तो हमारा चैलेंजेस बढ़ गए। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ ताहिर साहब कि पहले तो मैं आ जाती हूँ इस बात पर कि जो आपने कहा बिल्कुल ये तो संजीदा लेना होगा कि अगर इतने मुनज़्ज़म तरीके से आपकी बेसिस के ऊपर वो यूनाइट होकर आने की कोशिश करते हैं, जिन्हें ठीक है नाकाम बना दिया गया, लेकिन ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। अब जो आपने जिक्र किया भारत का, तो भारत के हवाले से इसका मतलब ये हमने जो सोच लिया था कि अफ़गानिस्तान में जब ये नई हुकूमत बनी है तालिबान की, अब हमारे पास ये चैलेंज कम से कम नहीं होगा, NDS, रॉ, और हम कम से कम इससे जो है पाकिस्तान जो है वो बच जाएगा। लेकिन इसका मतलब तो ये है कि ये अभी तक वहीं पर या वहाँ पर नहीं है तो कहीं पर, लेकिन ये मुतहर्रिक हैं मुस्तकिल। मेरे ख्याल में जो वहाँ तब्दीली अफगानिस्तान में आई थी और यहाँ पे एक मुस्बत सोच तो थी और वो दुरुस्त सोच थी कि अफगानिस्तान में तब्दीली के बाद शायद जो पाकिस्तान के खदशात है अफगानिस्तान से मुतालिक, वो खदशात काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन मेरी नज़र में वो बढ़ गए हैं, उल्टा हुआ एक मामला उसका। तो अब अगर उल्टा हुआ, और इस वक्त अफगान तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा है, इंतहाई कशीदा है। और ये जो फैसला लिया गया ताहिर साहब, ये जो फैसला लिया गया वापस भेजने का गैर कानूनी तारकीन वतन को, जिनमें अफगान बाशिंदों की तादाद ज्यादा बताई जाती है, इसके बाद और कशीदा हुए हैं। हाँ बिल्कुल हुए हैं, क्योंकि जो रद्द-ए-अमल वहाँ से आया है, हालांकि पाकिस्तान का बार बार यही मौक़िफ़ है कि गैर कानूनी गैर मुल्की, ये उसका वो इस्तेमाल फैसला उसी के हवाले से था जी। लेकिन अफगानिस्तान ने इसको सिर्फ अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट किया कि ये सिर्फ अफगानों के लिए है। तो वहाँ से जो रद्द-ए-अमल आया है उस फैसले के ऐलान के बाद भी, और चंद दिन पहले तालिबान हुकूमत में वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब की, तो बिल्कुल एक वहाँ पर उसको मतलब एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। और इसी रद्द-ए-अमल को फिर वो एक मैसेज भी उसने दिया है, मतलब मुल्ला याकूब के बयान में दो चीज़ें मेरी नज़र में अहम थी कि एक तो पाकिस्तान उसके बकौल पाकिस्तान जो बोएगा वो काटेगा। अब मुझे नहीं पता इससे उनका क्या मतलब है, that's like threatening another country, क्योंकि देखिए लफ्ज का चुनाव तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे मुल्क के वजीर दाखिला है ना, इस वक्त दाखिला की आपके पास पोर्टफोलियो, वजीर दिफा है, सॉरी वजीर दिफा, और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान भी फिर अपना राइट तो रखता होगा ना कि वो भी जवाब दे सके इसका भरपूर तरीके से। ये भी एक वो जो हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, सिक्योरिटी भी हर लिहाज से, तो ये भी एक चैलेंज है कि अफगान तालिबान लीडर्स को आपने किस तरह उनसे मतलब है कि मामलात करने हैं। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ रहा था दुनिया को जब तालिबान की हुकूमत आ गई थी, क्योंकि तालिबान इस तरह वो एक सोच थी कि उनको दुनिया ने अलग थलग रखा है। तो पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ था कि अफगान तालिबान की हुकूमत को आप आइसोलेट ना करें, उनके साथ आप एक इंगेज रखें। तो पाकिस्तान का तो ये मौक़िफ़ था। और फिर TTP के मसले पे पाकिस्तान की तवक्कुआत थी कि इस मसले के हल में भी अफगान तालिबान की हुकूमत उसमें मदद करेगी। लेकिन शायद जो जितनी यहाँ पे एक तवक्कुआत थी, उम्मीदवारी थी, लोग मतलब एक उम्मीद रखे हुए थे, मेरे ख्याल में वो नहीं हुआ। अब TTP पे माजी की तरह दबाव भी नहीं रहा। आपको याद होगा कि अमरीकियों ने बड़े तालिबान लीडर को वहां पर निशाना बनाया, अपने लिए बनाया था, पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया था, लेकिन एक दबाव तो उनमें होता था। अब तो उन्हें ड्रोन हमला है ना, साबिक़ हुकूमत की तरह तालिबान के TTP के लोगों को पकड़ना, जेलों में डालना है, ना उनके खिलाफ वहां कोई एक्शन करना है, असलहा उनके पास आ गया, तरबियत उनकी ज्यादा हो गई है। इन चीजों को मिलकर के फिर मैं वही कहूंगा कि अगर हमारे लिए चैलेंजेस 10 थे कल, तो अब हमारे लिए वो 90 हो गई है। तो लिहाजा अब अगर चैलेंजेस बढ़ गए हैं, अब हमने क्या करना है, अब हमने कैसे काउंटर करना है, ये सोच है जो जिम्मेदारान है। और मेरे ख्याल में संजीदगी से, मैं एक सहाफ़ी की हैसियत से तो नहीं कह सकता कि आप ये करें आप वो करें, नहीं बिल्कुल, लेकिन जो मियांवाली वाला हमला इनको बड़ा मतलब एक बड़ा इम्तिहान है कि मुस्तकबिल में
इस तरह के वाकयात को हम कैसे रोकें, क्योंकि इस वक्त जाहिर बात है पाकिस्तान बिल्कुल सही ताहिर साहब, इसके ऊपर अब जैसे जैसे मेरे ख्याल से ये हमें जरूर समझ में आएगा। आई एम श्योर कि इसके ऊपर गौर ख्वास भी हो रहा होगा और किस तरह से निपटने की कोई नई स्ट्रैटेजी आती है उस पर भी हम आने वाले दिनों में बहस करेंगे। बट बहुत शुक्रिया आपका फॉर पार्टिसिपेटिंग। बिल्कुल ताहिर साहब ने कि संजीदा लेने की भी जरूरत है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर चैलेंजेस पहले 10 थे तो अब 90 के करीब हो गए हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सियासी मंजरनामे पर भी इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद गहमा गहमी शुरू हो गई है सियासी जमातों की। इसके बाद हमारे साथ होंगी फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम बैक। इलेक्शन की तारीख का अब तयन हो चुका है। 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे, जिसके बाद जाहिर है कि इलेक्शन के लिए तमाम तर सियासी जमातें इस मार्के को सर करने के लिए अब एक गहमा गहमी की हमें सिचुएशन नजर आनी शुरू हो जाएगी। पूछते हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से, जिसने दावा किया है कि इस बार पंजाब में वो बड़ी नशिस्तें हासिल कर सकेगा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो खुशाइन हैं और आप लोगों की तैयारी मुकम्मल है, या नून लीग की तरह आप भी समझते थे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अभी भी बहुत से इफ्स एंड बट थे? और क्योंकि कल आपने सुना होगा सेनेटर इसहाक डार साहब कह रहे थे कि अगर आइन में ये शिक भी मौजूद है कि सदर को इख्तियार है तारीख देने का इलेक्शन की, तो और भी बहुत सारे मामलात हैं जिसमें वो जिक्र कर रहे थे डीलिमिटेशन एंड ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, सबसे पहले तो जो भी सियासी कारकुन या लीडर होता है उसका सियासत के दाव पेच और सियासत के साथ जुड़े जो चैलेंजेस हैं उस पर भी उसकी गहरी नजर होती है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि सियासी उफक पे एक नए सितारे का इजाफा है, तो इसको चमकना धमकना इसकी रोशनी से हमारे देहात को रोशन होना है, हमारे शहरों की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़नी है, तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें उस वक्त मुमकिन है जब हम प्रैक्टिकली आवाम से मैंडेट लेके उन असेंबलियों की जीनत बनेंगे। देखना ये है कि जो इलेक्शन का सायरन बजा है, उस सायरन के बजने पे कौन सी सियासी जमात जो है सबसे पहले मैदान ने अमल में सियासी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है। तो आपने देखा कि कल ही नोटिफिकेशन हुआ और कल ही हमारा हाफिजाबाद में एक भरपूर सियासी पावर शो हुआ। और हाफिजाबाद के अंदर कोलू ताड़र एक ऐसा देहात है का कस्बा कह लें, छोटा दही इलाका कह लें, जहाँ पे हमने मैसेज दिया कि बड़े शहरों में इज्तिमा करके, बड़े शहरों में लोगों की तवज्जो हासिल करके अपने मैनिफेस्टो को पेश करना शायद इतना बड़ा चैलेंज ना हो जितना छोटे देहात और इलाकों में ये चीज़ आपको मोबिलाइज करके लोगों को समझानी होती है। कल के हमारे पावर शो के बाद या सियासी कट के बाद या जिस तरह अवाम ने जोशो खरोश और हमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को पजीराई दी, हम पूरी उम्मीद है कि हर हल्के के अंदर हमसे ये कहते थे ना कि भाई इलेक्टेबल तो ले रहे हैं तो कारकुन किधर है। अब हमने हर इलेक्टेबल के हल्के में जाके जब पावर शो दिखाने शुरू किए हैं, तो इस अज़म और यकीन के साथ कि वो जो इलेक्टेबल होता है वो किसी सियासी जमात या किसी शख्सियत के सैर से आज़ाद होता है और वो अपने अवाम के अंदर उसका एक मेल वर्तन होता है। पंजाबी में जो कहते हैं कि आपने एक दूसरे के दुख सुख को बांटा होता है। अच्छा, तो इसका मतलब इलेक्टेबल्स की सियासत जो है वो इंतहाई अहमियत रखती है पाकिस्तान के इलेक्शन की सियासत में। देखिए, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्टेबल का रोल रहा या इलेक्टेबल रहे, इलेक्टेबल किसको कहते हैं? तो अपने घर से 40,000 के करीब वोट लेके निकलता है। जब वो अपने घर से वोट मीन के उसको किसी भी जमात में वो हो, उसके साथ वोट बैंक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब वो निकलता है तो डेफिनेटली उसके अंदर जमात का वोट ऐड होता है। फिर एक ओवरऑल हवा फजा कौन सी जमात जीत रही है, तो वो सारे मिल मिला फिर उसको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा, तो अगर वो खुद है वो 0 से स्टार्ट ले रहा है, 0 मीटर गाड़ी कितना दौड़ सकती है, उसको तेज रफ्तारी पकड़ने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। और
इलेक्टेबल के वो जो वज़ादारी, रख रखाव, रवायात के साथ जुड़ा एक सियासी महाज के ऊपर रोल होता है, वो उसको पे बैक करता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहिबा फिर मुझे ये बताइए, ठीक है, मान लिया इलेक्टेबल्स की अपना वोट बैंक, उसके बाद पार्टी का एक वोट बैंक, ये सब बड़ा आपने जायज़ बात कही जो पाकिस्तानी सियासत में अहम है। ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से मुस्तकिल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है आपकी साबका जमात की, जिसमें अंदलीब अब्बास साहिबा, फर्रुख हबीब साहब हो गए और दीगर जो तहरीक इंसाफ से आए, आप समझते हैं कि इनका अपना कोई वोट बैंक भी मौजूद है और क्या इनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी टिकट भी देगी इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए? देखिए, सियासी जमातों के अंदर दो तरह के किरदार पब्लिक के सामने पेश होते हैं। एक वो होता है जो ग्रास रूट पॉलिटिक्स करता है और हल्के की सियासत करता है। दूसरा ये होता है कि जो उस सियासत को तक़वियत देता है और वो उस बयानिए को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करता है। उसका निचली सतह पे उस वोटर के साथ शायद उस तरह की कनेक्टिविटी ना हो, लेकिन उसका एक फेस वैल्यू, एक उसका अपना रोल और एक कम्युनिकेशन स्किल होती है कि पब्लिक को कैसे उस बयानिए के साथ कनेक्ट करना है। तो जब वो के रोल मिलते हैं तो फिर जाके इलेक्टेबल जो है वो उसको अपने हलके के अंदर या जमात के अंदर उस बयानिए के साथ या उस मंशूर के साथ जो अवामी पजीराई है वो पाया तकमील तक पहुंचती है। हर शख्स की अपनी अहमियत है, वो रिजर्व सीट पे हो, वो आपका पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर एक आम कारकुन हो, कोई ओहदेदार हो या ओवरऑल वहाँ पे कोई सीनियर लीडर हो, सबका एक डिफाइंड रोल। जब वो टीम बनती है तो टीम परफॉर्म करती है, तो बाहर सही है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि इसका मतलब बहुत से ऐसे होंगे जो बयानिया आपका बनाने में, क्योंकि उन्होंने पहले भी अच्छे बयानिए बनाए थे, उसमें भी काम आएंगे, लोगों को मुतहर्रिक करने में काम आएंगे। तो सिंध में क्या करेंगे फिरदौस साहिबा? सिंध में तो तहरीक इंसाफ से जो नज़र आ रहे थे वो कहते हैं वो इस जमात का हिस्सा नहीं है। मेरे ख्याल से महमूद मौलवी साहब के अलावा तहरीक इंसाफ से कोई आया नहीं अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। देखिए, अभी आप देखेंगे कि इलेक्शन का बिगल बजा है और इसका सायरन बजने के बाद उसने लोगों ने इलेक्शन की तरफ अपनी तवानाइयां और अपना रुझान फिक्स किया है। इससे पहले अब हम था, गैर यकीनी सूरत हाल थी, लोग ये समझ रहे थे कि इलेक्शन होना है कि नहीं होना, तो हम पहले से पगेबाजियां करके और ख़ास तौर पे सियासी मोर्चों पे उछल कूद हम करेंगे तो अपने आप को मसाइल में डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो खामोश हमारा सियासी एक्टिविस्ट था, अब उसको किसी न किसी मोर्चे की तलाश है। अब उसने सिंध के अंदर, जिस तरह पंजाब में हमने सरप्राइज दिए हैं, सिंध के अंदर भी हम सरप्राइज देने जा रहे हैं। वहाँ पे कराची के अंदर खसूसन आप देख रही हैं कि पीटीआई का जिस तरह सफाया हुआ है और अल्टीमेटली वहाँ वैक्यूम है और उस वैक्यूम को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भरेगी। और हमारा स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। हमने पहले खामोशी से नेट प्रैक्टिस की। हमने हर हल्के और हर जिले के अंदर हमने कोशिश की कि हम अपने जूनियर खिलाड़ियों के साथ खेल के देखें कि हमारे अंदर गैप्स और खामियां क्या है। उसके बाद हम मेन टीम में जाए तो हम खुल के खेलें। अब हमने जो नेट प्रैक्टिस से बड़े मैचों की तरफ हमारा सफर है वो चल पड़ा। तो आप देखेंगे कि शाहीन की परवाज जो होती है वो तो हमेशा ऊंची होती है, शाहीन का नीचे यानी हम ये समझें कि ये कोशिश की जाएगी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कराची के प्लेटफॉर्म से भी अब मजीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो। ये इल्जाम है आप लोगों पर कि टिकट टू एक्विटल नजर है। सिंध के मोर्चे पे भी हमारी गहरी नजर है और आप देखेंगे कि सिंध के मोर्चे में भी हम शिगाफ डालेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं डॉक्टर साहिबा, सब कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए ये तासुर है, अगर 9 मई से आपने बरी ज़िम्मा होना है, अगर तो फिर आप तहरीक इंसाफ छोड़ें और जल्द से जल्द जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। डॉक्टर साहिबा आपकी मावनत करेंगी वहां साथ बैठकर, ऐसा ही है? देखिए, ये सारी परसेप्शन है, इसका रियलिटी से नहीं है। रियलिटी ये है कि सियासत के अंदर कुछ आपसे दानिस्ता गलतियां होती हैं, कुछ गैर दानिस्ता। और अल्लाह की मखलूक होते हुए परवरदिगार जब गैर दानिस्ता को गलती होती है तो हमें आसानी से अस्तगफार से माफ़ी मिल जाती है।
और जो दानिस्ता गलती है उसका भी उसने कोई पैमाना और सजा का एक तरीका कार रखा हुआ है। पाकिस्तान का कानून भी उसी के तहत चल रहा है कि हमें वो लोग जो टारगेट करके, प्लान करके, फोकस करके एक एजेंडे के तहत किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं या क्राइम कमिट करते हैं, उनकी सजा और है, और जो भूले से बगैर किसी कह लें कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन के अनजाने में कोई गलती कर बैठते हैं तो उसकी सजा और है। तो हमें ये देखना है कि वो लोग जो पीटीआई के अंदर प्लान टारगेटेड 9 मई के उस साने के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उनके लिए जीरो टॉलरेंस है और उनको किसी सूरत भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी होते हुए हम अपनी सफ़ों में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप लोग ज़ाहिर है पंजाब में, आपने जैसे बताया कि आप जिन जगहों पर जाकर आप लोगों ने अब स्टार्ट कर दिया अपने जलसों का, नून लीग और स्पेशली नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद बहुत पुरएतमाद है कि पंजाब में तो उनको किसी किस्म से कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये उनकी खुशफहमी है और खुशफहमी इंसान को जिंदा रखने के लिए अशद ज़रूरी एक रेसिपी है और उनको रहना चाहिए इस खुशफहमी में, क्योंकि हमने ये देखना है कि पंजाब कब से प्रो नवाज शरीफ हो गया सारा। अगर प्रो नवाज शरीफ होता तो पिछले इलेक्शन में सारी क्लीन स्वीप और 2/3 अक्सरियत लेती नून लीग। लेकिन अगर नून लीग प्रो नवाज शरीफ नैरेटिव को बेच के वोट को इज्जत दो का नारा लगा के अब उस बयानिए को दफन कर चुकी है, तो हम वोटर को इज्जत दो का नारा लेके मैदान में उतरे हैं और हम ये कह रहे हैं कि एंटी नवाज शरीफ जो फोर्सेस हैं, हम उसमें खरावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। फ्रंट फुट पे आके हम उनको टफ टाइम भी देंगे और उन जो किले जिनको वो अपने हल्के मानते हैं उन किलों को जमीन बोस भी करेंगे। नहीं, लेकिन वो जो वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो दफन करके ही तो उनको फायदा हुआ, जब तक वो उस बयानिए के साथ थे, जब तक लंदन में थे। देखिए, वोटर को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वोटर जो है वो वोट एक कागज की पर्ची है और जो उसका कस्टोडियन है वो वोटर है। तो वोटर अगर एम्पावर नहीं होता, वोटर की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता, वोटर के जो बुनियादी हुकूक हैं उसकी फराहमी यकीनी नहीं बनाई जाती, तो सिर्फ कागज की पर्ची को आप जितना मर्जी संभालें उसका कोई रोल नहीं होता। अच्छा। तो वोटर को इज्जत देना जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव है और जो मैनिफेस्टो हमारा है, अगर आपने वो देखा तो आप यकीनन ये खुशी होगी कि एक एक पॉइंट जो है हमारा वो तरक्की और खुशहाली का निसाब है और उस निसाब को पढ़ के ही आप इस पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं और वो तरक्की और खुशहाली की कुंजी है। अच्छा। तो इंशाल्लाह मंशूर जो है जब अवाम की सफ़ों में आएगा और अवाम उसको ओन और सपोर्ट करेंगे तो ये नारे नहीं है, ये एक वे फॉरवर्ड है और इंशाल्लाह ये करके दिखाएंगे। चलें, जैसे जैसे अब आप लोगों की इलेक्शनियरिंग का बकायदा जिसे कहते हैं, जब वो शेड्यूल भी अनाउंस हो जाएगा तो फिर और गहमा गहमी होगी, उस वक्त और भी मज़ा आएगा। और जैसे आपने कहा कि सिंध में भी आप शिगाफ डालेंगे, कराची में भी आप समझते हैं कि नए लोग आपके अंदर आपके साथ शामिल होंगे और उससे भी एक तरह से वो वैक्यूम फिल होगा, तो आने वाले वक्तों में फिर आपके साथ ज़रा ज़्यादा नशिस्तें रहेंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जहाँ इनकी पार्टी ने फ़ौरन ही जलसों का आगाज़ कर दिया है या कॉर्नर मीटिंग्स, और वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है, वहीं तहरीक-ए-इंसाफ ये कहती है कि इलेक्शन की डेट की अनाउंसमेंट हुई और हमारी पकड़ दकड़ शुरू हुई। राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। बात करते हैं तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से। शोएब शाहीन साहब ने ये कहा है, बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि जैसे ही इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ है उसके बाद से गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। ये बात कही गई असद कैसर की गिरफ्तारी के हवाले से जो गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से की गई है। आज इस हवाले से बात कर लेते हैं और इस हवाले से भी कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की ज़मानत, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से अब रुजू कर लिया गया है। हमारे मोहतरम मेहमान शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान तहरीक-ए-इंसाफ, हमारे साथ हैं और उनके साथ
तशरीफ फरमा है हाफिज एहसान अहमद साहब, लीगल एक्सपर्ट हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। शोएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ की हमेशा से ये शिकायत रही है, खुसूसन 9 मई के बाद ये शिकायत में इजाफा हुआ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा। असद कैसर साहब की गिरफ्तारी में क्या आप समझते हैं कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह यह है कि कल ही इलेक्शन का आगाज हुआ। प्रैक्टिकली आप कह दें कल पहला दिन था कि तारीख कम से कम मुतय्यन कर दी गई और उसके बाद पहला तोहफा जो पीटीआई को दिया गया वो असद कैसर साहब, जो हमारे साबिक स्पीकर, सीनियर पॉलिटिशियन, हमारी चेयरमैन पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन हैं और कोर कमेटी का मेंबर हैं, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और अच्छा, आप देखेंगे आज मैं कोर्ट में पेश हुआ हूँ और जब मुझे वहां जाकर बड़ा अजीब सा लगा, उन्होंने कहा जी इनके खिलाफ एक एफआईआर है केपी में, और वो एफआईआर क्या है जनाब, 2017 में कोई वाकया हुआ होता है, 2020 में कोई कंप्लेंट आती है, 2 नवंबर 2023 में एफआईआर करती है, और इस वहां की एंटी करप्शन की अथॉरिटी को तो इनको मतलूब नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे नॉलेज में आ चुका है कि इनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लिहाजा फॉर दैट पर्पस हमने गिरफ्तार कर लिया है और इनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखने की इजाजत दे दें। हम एंटी करप्शन से राब्ता करेंगे कि वो आए ताकि अपने मुल्जिम को ले जाएं। ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है, ये इस्लामाबाद पुलिस कह रही है। जी, इस्लामाबाद पुलिस कह रही है जी। यानी एंटी करप्शन को ये मतलूब नहीं है वो यहाँ नहीं आए, लेकिन तरीकाकार ये होता है कि वो यहाँ आते, यहाँ की इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करते, या इनके खिलाफ वारंट ऑफ अरेस्ट होता, वो इनको एग्जीक्यूट कराते, और उसके लिए इनके पास बहुत ऑप्शन थे। और अच्छा, उसी एंटी करप्शन के पास दूसरे मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी कराई हुई है और जिसकी कोई अगले हफ्ते की कोई डेट फिक्स है। अच्छा, अगर इनके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट किसी भी हवाले से कोई एफआईआर या कोई चीज होती तो इनको सिर्फ इन्फॉर्म कर देना ही काफी थे। और आज भी हमने कहा ट्रांजिट बेल कराने का हमें राइट दे दे। अगर आपको यही चाहिए ना, हम श्योरिटी देते हैं कि हम वहां पेश हो जाते हैं। ओके। जिस अदालत में आप कहते हैं वहां सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन बहरहाल वो एक हफ्ते के लिए जुडिशियल भेज दिया गया, और हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक जरिया और तरीका है, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, कि आपने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जलसों की इजाजत दे रखी है। वेयर एज जब पीटीआई के लोग जलसा करने लगे करक में, वहां सीधी गोलियां मारी गई। मरदार और सवात में जब कारण मीटिंग्स की बंद कमरे में जहां इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं, वहां हम लोग को जेलों में भेज दिया गया। तो इसी तरह फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया, तब भी गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, तो शोएब शाहीन साहब, हाँ, ये तो फैसला बिल्कुल आपने बजा फरमाया आया है। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहूंगी, आपने कहा 2017 में कोई कंप्लेन है, 2018-17 का केस है, और एफआईआर जो है वो 2023 में दर्ज की जाती है। ये क्या वो स्वाबी की कॉलेज का जो बताया जा रहा है कि कुछ प्रोक्योरमेंट के अंदर खुर्द बुर्द का इल्जाम है, ये वही जी? केस इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस एक इल्जाम आया है कि कंप्लेंट आई है, कोई तहकीकात का कोई रेफरेंस नहीं। कंप्लेंट आई है, कंप्लेंट को जनाब 2020 में 2017 का कोई वक़्वा है, और 2023 में हम 2 नवंबर को एफआईआर काट रहे हैं, और इस कंप्लेंट की तहकीकात बाद में की जाएगी। ये 4 लाइनों की एफआईआर है, और उस एफआईआर की बुनियाद पर एंटी करप्शन केपी को इनकी गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, ना ही उन्होंने गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। हाँ, और ये इस्लामाबाद पुलिस को चूंकि पता चल गया है, और इन्होंने उस बुनियाद पर इनको गिरफ्तार कर लिया है थाना बनीगाला ने, और अब वो जुडिशियल रिमांड पे जेल में रहेंगे अनटिल एंड अनलेस कि वो आए और इनको ले जाएं प्रॉपर ड्यू प्रोसेस। अच्छा, तो ये तो बड़ी अजीब जो पूरा इस वक्त शोएब शाहीन साहब क्योंकि अदालत में भी आज पेश हुए थे। हाफिज एहसान साहब, ये बताइएगा, क्या आपको लगता है कि कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं? क्योंकि अभी ये वेट करेंगे एंटी करप्शन, शोएब शाहीन साहब कहते हैं एंटी करप्शन थोड़ी आई, इस्लामाबाद पुलिस ने इनको उठाया है। अब वो वेट करेंगे कि एंटी करप्शन आए, और आने के बाद तो सवाल तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार ये किया जा रहा है कि इतनी क्या जल्दी थी इस्लामाबाद पुलिस को? या तो एंटी करप्शन ने कहा होता कि ये रही एफआईआर, ये शख्स हमें मतलूब है और इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, वो खुद भी यहाँ मौजूद होती। देखें, बात बड़ी सीधी रिमांड होता ना एक दिन का, वो रातदारी रिमांड लेते और ले जाते। बिल्कुल।
बात सीधी सी इसके अंदर है कि जो भी शख्स जो है अगर उसके ख़िलाफ़ कोई FIR दर्ज है तो उसके ऊपर एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है उसको आना चाहिए। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का तरीका ये है कि अगर कोई शख्स के FIR जो है जिस जगह उसने रह रहा है उससे किसी और जगह है जिसकी जुरिस्डिक्शन जो है जिस तरह KPK की है, तो उसके बाद KPK की जो एंटी करप्शन एजेंसी है उसे ये चाहिए था कि जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके रब्ता करती और रब्ता करके कहती कि हमें इस शख्स की अरेस्ट मतलूब है। चूँकि ये लॉ की एक फॉर्मेलिटी है कि जब भी आप किसी शख्स को अरेस्ट करने जाते हैं तो जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसको आप साथ लेके चलते हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले भी कई जब इंसिडेंट्स आए थे, चाहे पंजाब के आए थे, तो उन्होंने इस्लामाबाद की जो लोकल पुलिस थी उसको साथ लिया था। और जब वो साथ ले लेते हैं उसके बाद वो अरेस्ट करते हैं और उसके अंदर ट्रांजिट होता है कि पहले जो है उस शख्स को पेश किया जाता है जिस शख्स जो उस इलाके की जुरिस्डिक्शन के मैजिस्ट्रेट हैं, और वहाँ से ऊपर जो है उनका एक ट्रांजिट रिमांड जो है वो लेके तो कंसर्न कोर्ट्स के आगे लेके चला जाता है और वहाँ पे ऊपर इसका प्रोसेस जो है फॉलो होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जितने भी इस तरह के इंसिडेंट्स हैं उसके अंदर अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रॉपर तरीके से अगर किया जाए तो उसके अंदर जो क्रेडिबिलिटी है वो उस चीज़ के अंदर ज़्यादा आएगी लीगल प्रोसिक्यूशन के लिए। अदरवाइज़ जो है कि फिर एक क्वेश्चन मार्क आएगा और क्वेश्चन मार्क जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के लिए अच्छा नहीं है। तो यानी आप आज ये कह रहे हैं कि असद कैसर साहब की गिरफ्तारी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं हुए? जो आया है उसके मुताबिक मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वो मैजिस्ट्रेट साहब के पास आई थी उस चीज़ के अंदर तो मैजिस्ट्रेट साहब को इतना लंबा रिमांड देने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसके ऊपर एक नोटिस करते, चूँकि हमारे CRPC के अंदर एक जनरल प्रोविजन अवेलेबल है कि अगर कोई शख्स जो अरेस्ट के लिए मतलूब है उसे आप अरेस्ट तो कर सकते हैं। ये तो कोई ऐसा इलीगल एक्ट नहीं है कि उसकी अरेस्ट जो इस्लामाबाद पुलिस ने की, अगर चूँकि अरेस्ट इलीगल होती तो आज उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता उस चीज़ के अंदर। तो CRPC के मुताबिक अरेस्ट तो की जाती है, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस चाहिए जो जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, अगर उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जाता तो ज़्यादा लीगली भी जो था वो एक्सेप्टेबल भी था, प्लॉजिबल भी था, और जो एक्यूज्ड है उसको भी मौका मिलता कि वो सारे प्रोसेस को कंटेस्ट करे। तो शोएब शाहीन साहब, आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि आपने इसको नथी किया है कि कल इलेक्शन की तारीख आती है, तयन किया जाता है और उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है, और फिर आपने पेशावर हाई कोर्ट का फैसले का भी जिक्र किया, तो क्या तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आएगी गिरफ्तारियों में इजाफा होगा? देखिए, गिरफ्तारियां तो किसी दिन भी नहीं रुकी। सिर्फ गिरफ्तारियां नहीं बल्कि अगवा बराए बयान का सिलसिला भी कभी नहीं रुका। आपने देखा कि बंदे अगवा किए जाते हैं, लीडरशिप को कभी मीडिया हाउसेस पहुंचाया जाता है और कभी उनको जो है वो मुख्तलिफ आपने देखा कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या किसी किंग्स पार्टी में शामिल कराया जाता है या उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं। बल्कि अदालतें ये कहने पर मजबूर हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने जब बारहा उनको जमानतें दी एक तरह के केसेस में, तो उन्होंने ये कहने पे मजबूर हुई कि जनाब हमारे पास क्या लेने आते हैं, हम तो आपको अदालतों से जमानतें दे देंगे, रिलीज कर देंगे, लेकिन असल रिलीज तब हुए जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपने देखा कोई 15 दफा, कोई 20 दफा, कोई 25 दफा, पता नहीं कितनी मरतबा जमानतें हुई हैं परवेज इलाही की जो प्रेसिडेंट है PTI के, उनको अभी तक रिलीज नहीं किया। अब आपने देखा कि खदीजा शाह की गाड़ी में बैठ के वो अंदलीब अब्बास साहिबा जा रही थी एहतजाज करने। ठीक है, अगर एहतजाज गलत सही मैं उस पर नहीं जाना चाहता। खदीजा शाह आज 7 महीने से जेल में है, 3-4 दफा उसकी जमानतें हुई हैं, लेकिन अंदलीब अब्बास ने चुके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अब वो दूध के दूल्हे हो गए। इसी तरह आप मुराद रास का आप देख लें, IG पंजाब ने सबसे पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा था कि मुराद रास सबसे पहले मुल्जिम और मुजरिम है, जनाब देखो इनकी 27 कालें हैं जियो फेंसिंग के जरिए, और उनके साथ की जिनकी कम कालें थी वो आज भी जेल में है और वो इस वक्त तहरीक पाकिस्तान के वो वन ऑफ द लीडर्स हैं। अगर ये तर्ज अमल रियासती इदारे करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत के ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है, रियासती इदारों के ऊपर एक आवाम का एतमाद होता है, वो बाकी रहेगा। और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक हद होती है और वो हद तमाम क्रॉस हो चुकी हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी भी होश के राखू लेने चाहिए। वक्त से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा करने का ये सिलसिला जारी रहेगा तो तमाम इदारे पहले ही डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। ये जमहूरियत ज्यादा देर नहीं चलेगी और इस तर्ज अमल से न मुल्क का फायदा होगा न 25 करोड़ आवाम को फायदा होगा। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोनों मेहमानों से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं शोएब शाहीन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, और हाफिज एहसान अहमद साहब जो लीगल एक्सपर्ट हैं। हाफिज एहसान साहब, पहले जरा इस पे कमेंट कर दीजिएगा, ये बात और ये तासुर बड़ी तकवीत पकड़ रहा है कि 9 मई के लिए टिकट ऑफ इक्विटल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या सियासत छोड़ दो या फिर तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर लो, और ये बड़ी तकवीत पकड़ रहा है। मुझे ये बताइएगा कि जिन्होंने तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की, जैसे मुराद राज साहब का जिक्र किया, इसी तरह अंदलीब अब्बास साहिबा, फर्रुख हबीब, इन पे जो केसेस हैं क्या वो ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, केसेस बिल्कुल ख़त्म नहीं होंगे और केसेस चलेंगे अगर वो शख्स जो हैं, और आपको ये पता है कि जो 9 मई के केसेस के अंदर हैं, जो पहली एक लिस्ट आई थी वो 103 लोगों की थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाई गई थी, और उसके अंदर उनका मिलिट्री ट्रायल्स का जो कहा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अटॉर्नी जनरल ने एक एश्योरेंस दी कि अभी हम इसको स्टार्ट नहीं करते। तो वो उस बुनियाद के ऊपर आज वो जो कि सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आ गई है, और उस जजमेंट के अंदर उन्होंने जो मिलिट्री लॉज के अंदर अमेंडमेंट्स थी उनको अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो जब उन्होंने उसको कह दिया है तो अब सिचुएशन जो है वो चली गई है। आज जो रेलिवेंट मिलिट्री उसकी एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने कॉग्निजेंस ले लिया है और अकॉर्डिंगली करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर, अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा बड़े कैनवस के ऊपर जाएँ, तो अगर हम अपनी पॉलिटिकल चीज़ों को या लीगल क्वेश्चंस को अगर मिक्स ना करें तो उसके अंदर भी आसानी होगी। अगर आप चले जाएं, जो 9 मई का एक इंसिडेंट है, 9 मई का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था, और दुनिया के अंदर किसी भी जगह ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक मॉब या एक शख्स जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जाए या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जगहों के ऊपर जाए और वहाँ के जाके आप देखें कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ के आपको लॉसेस आए हैं, और फिर आपने देखा कि शहदा के जाके जो उनके मॉन्यूमेंट्स थे उसके साथ क्या हुआ, और उसके बाद आप जाके ये एक्सक्यूज़ करें कि जी हमें इसके अंदर से रेस्क्यू किया जाए चूँकि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। जब आपका लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन इस अंदर क्लियर है, और दुनिया के हर मुल्क के अंदर मिलिट्री लॉज होते हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे आपका इंडिया है, चाहे पाकिस्तान है। आप ये कह रहे हैं कि जिन्होंने जो इसमें जिनके ऊपर इल्जाम है और वो जेलों में हैं उनको किसी सूरत बेल नहीं होनी चाहिए? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? नहीं, मैं नहीं ये कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हर वो शख्स जिसको इल्ज़ाम है या जिसके ऊपर एक FIR दर्ज है उसके साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। लेकिन उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के साथ जो लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि अगर लॉ वायलेट करेंगे तो लॉ उसकी एप्लीकेबल आएगा, मैं उस चीज़ पे ज़्यादा जा रहा हूँ। और मैं उस चीज़ के ऊपर भी जा रहा हूँ कि जब पाकिस्तान का एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है जिसके अंदर आपने मिलिट्री कोर्ट्स को या मिलिट्री लॉज को या इन अमेंडमेंट्स के जिनका मैंने जिक्र किया, सेक्शन 2D1 या सेक्शन 59(4), उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 48 ईयर से उसको वैलिडेट करती रही है, तो यकदम अगर आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर करती है और वो चीज़ें जो आपके आर्टिकल 8 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंदर एक्सेप्शंस प्रोवाइड करती हैं कि आप उनको वायरीज नहीं कर सकते, तो वो भी एक ऐसी चीज़ है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जर बेंच उस पर देखेगा। लेकिन बात सीधी सी है कि अगर कोई भी शख्स, आप ये कह रहे हैं कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की आप हक में हैं। That's what you're saying. मैं ये कह रहा हूं, मैं हक में नहीं हूं। मैं तो हक उसके अंदर आऊंगा जब मैं एक नया आर्गुमेंट बिल्ड करूंगा। पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो 48 साल से ये कह रही है कि सिविलियंस जो अगर मिलिट्री लॉज की वायलेशंस करते हैं, हर सिविलियंस के ऊपर जो है वो मिलिट्री लॉ अप्लाई नहीं होता। सिर्फ 5 सिचुएशंस हैं जिसके अंदर होता है। नंबर 1 कि अगर वो जाके ट्रेसपास करता है, नंबर 2 एस्फिनेज के अंदर आता है, नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है, ऑफिशियल सीक्रेट की वायलेशंस के अंदर आता है, अगर किसी जगह मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहा है तो उसके खिलाफ खड़ा होता है। फिर उसके बाद ये है कि जो आर्मी का रिटायर्ड ऑफिसर्स है वो बाहर निकलता है और वो मिलिट्री के जो अंदर लोग हैं उनके साथ मिलकर करता है, या पाकिस्तान के जो फॉरेनर्स दुश्मन है वो पाकिस्तान के अंदर आके पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए उस थ्रेट बनते हैं जिसके अंदर आपका गलभूषण है, तो उन सिचुएशंस के अंदर आपका मिलिट्री लॉ अप्लाई करेगा। और जब आपका मिलिट्री लॉ अप्लाई करेगा तो दुनिया के 36 ममालिक की तरह पाकिस्तान भी एक ऐसा मुल्क है कि वहां पर मिलिट्री लॉज जो हैं उनके नीचे मिलिट्री कोर्ट्स बनी हुई हैं, और वो मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो 1975 के सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट से लेके जिसमें 5 मेंबर्स बेंच भी है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये तो आर्गुमेंट मेरे ख्याल से कोर्ट में हो जाए, लार्जर बेंच के सामने, तो ज्यादा बेहतर होगा कि ज्यादा अच्छा ये आना चाहिए। नहीं, ये आना चाहिए। अभी तो वफाकी हुकूमत के ऊपर है कि वो क्या करेंगे, उनको क्या कहा जाता है वो कर देंगे, लेकिन शोएब डेफिनेट उन्हें अपील में जाना चाहिए। डेफिनेट। अच्छा, मैं इस चीज के ऊपर भी, खैर अब ये बात लंबी हो जाएगी, लेकिन अपील में जाने का हक निगरान हुकूमत को पर बनता है क्या? लाजमन होता है, हेरिडिटरी है,
कि नहीं फेडरल गवर्नमेंट की एम्पावरमेंट है। चूंकि बात यह है, आपने देखा कि नैब के अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट गई है, उस पर कॉग्निजेंस है। इंटरिम गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट एक ही चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट का ये प्रेरोगेटिव है कि अगर कोई ऐसा डिसीजन जो वो समझती है कि उसको चैलेंज किया जा सकता है तो वो चैलेंज करती है। और मेरा सवाल ये नहीं है, अगर फेडरल गवर्नमेंट जब समझती है, जब चैलेंज करती है, क्या फेडरल गवर्नमेंट जो कि इस वक्त इंटरिम सेटअप है उसका जाने पे बिल्कुल कॉम्पिटेंट लीगली कॉम्पिटेंट है? नहीं, सवाल नहीं उठेंगे कि आप तो न्यूट्रल सेटअप है, आप एक जमात या एक साइड को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, आप देखें कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, जिन लॉ को आपने वायरस किया है, वो तो पाकिस्तान के हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के अंदर रहे हैं। वो पीटीआई के दौर के अंदर भी कन्विक्शंस हुई हैं मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। वो उसके बाद आपका उससे पहले नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, वो पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी आई। पिछले में तो बकायदा जो भी पिछली हुकूमत ने किया था तो जाहिर है उसमें तहरीक इंसाफ तो नहीं थी, जमात इस्लामी ने भी शायद साथ नहीं दिया था। ना जो आई थी उसके अंदर, जो 2018 के अंदर, 19 के अंदर, 20 के अंदर कन्विक्शंस आई थी, उसके अंदर एक तो ये था कि जो आपका एक्सटेंशन दी गई थी उसके अंदर भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी। जो 23rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई और उसके बाद भी जो कन्विक्शंस हुई थी उसके अंदर पीटीआई के गवर्नमेंट के अंदर भी था। और ये कभी भी इशू पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं रहा कि अगर कोई मिलिट्री लॉज की वायलेशन करे आप उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई नहीं कर सकते। ये पहली दफा आया। ठीक है, आप कहते हैं अपील में जाना चाहिए और इसको फिर तफसील से वंस फॉर ऑल डिसाइड किया जाना चाहिए, ताकि अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी है इसका कोई ना कोई वे आउट भी तो होना चाहिए ना। आप पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज को इस तरह तो ब्रश असाइड नहीं ना कर सकते वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। बिल्कुल शोएब शाहीन, 9 मई के इंसिडेंट से मैं बहुत आगे जाके बात कर रहा हूँ। 9 मई, अगर 9 मई की हद तक सुप्रीम कोर्ट रहती तो शायद एक्सेप्टेबिलिटी की थी वो होती थी कि यार मिड वे निकाल लिया जाए। वो तो 9 मई से आगे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लॉ की जुरिस्डिक्शन को अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया। तो उसके अंदर आपका हर वो सिविलियन जो है जो चाहे 9 मई के अंदर है या नहीं है। पॉइंट टेकन हाफिज साहब। शोएब शाहीन साहब, मुझे ये बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट तक अब आप चले गए हैं तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की जमानत के लिए। एक तो मुझे ये बताएगा, क्योंकि जाहिर है इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, बरियत और जमानत ये लोग इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी अभी बरी नहीं हुए, वो भी जाहिर है वो उनका भी प्रोसेस अभी चल रहा है, और इमरान खान साहब भी जो हैं वो अभी असीर हैं। जब तक बरियत नहीं हो जाती जब तक आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। इज दैट राइट? देखें, पहला तो मैं जरा आपकी इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं जरा हाफिज साहब की बात का जवाब दे दूं। जो है ना सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल, वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल है। कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में आया है, उसने कुछ बुनियादी हुकूक दिए हैं सिविलियंस को, और सिविलियंस का बुनियादी हक ये है कि उसको फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रायल मिले, उसका केस जजेस सुने, उसका केस एक मेजर और कर्नल बैठ के ना सुने। मुझे आप बता दें कि क्या जजेस वो केसेस सुनते हैं जो मिलिट्री ट्रायल होता है? नहीं होता। जो पहले माजी करीब में जो कुछ हुआ था वो 2015 और 2017 में हुआ था, जिसको सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी व्यू ने भी उनके हक में फैसला दिया, लेकिन वो चीज और थी। उसमें यह था कि 17th अमेंडमेंट के जरिए दहशतगर्दों के खिलाफ, जो कि बहुत शिद्दत के साथ वो हमले कर रहे थे पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस के ऊपर इंक्लूडिंग मिलिट्री, उनका मिलिट्री ट्रायल के लिए परमिशन दी गई थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंट दी थी, और वो 2 साल के लिए थी। फिर उसके बाद आइन में दोबारा तरमीम हुई 23rd अमेंडमेंट के जरिए, फिर अगेन 2 साल के लिए दिया गया। दैट वाज ए सनसेट क्लास, और सनसेट क्लास आने के बाद 4 साल बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि सिविलियंस का ट्रायल बगैर एक मार्शल लॉ के जमाने में 67 में एक आइन में लॉ में तरमीम आई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। बिल्कुल राइटली किया है। ये निगरान हुकूमत का कोई काम नहीं है। 67 के अंदर आई थी, और जिस फंडामेंटल राइट्स की आप बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वही एक्सेप्शन मौजूद है। जो ये है ना कि अपील, जो निगरान हुकूमत का कोई कंपल्शन नहीं है कि वो जरूर इस अपील में जाए और जाकर के इसका इजहार कराए, और इसका इजहार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी जजमेंट्स की रोशनी में कर चुकी है। लिहाजा अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब लॉ डिक्लेयर हो गया है तो मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगी। हाँ, आपके पाकिस्तान के दहशतगर्दी का कानून है, दूसरे खवानीन है, अपने खवानीन को मजबूत करे, अपने जस्टिस सिस्टम को ठीक करे। उसका ये तरीका नहीं है कि आप अपने
सियासी वर्कर्स को उठा करके मिलिट्री के हवाले कर दें, जाएं जी आप इनको फांसी लगा दें या इनको सजा मौत दे दें या इनको 14 साल की सजा दे दें। ये तर्ज अमल किसी तहजीब याफ्ता मुल्क में नहीं हुआ। एक मिनट पहले मैं जरा बरियत का पहले हम बात कर ले, क्योंकि आप दोनों जाहिर डिफर कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, वेदर द निगरान सेटअप शुड गो टू द कोर्ट और नॉट, और कोर्ट में अब ये दोबारा उठना चाहिए कि नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये कोर्ट में दोनों साइडें अगर बहस कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की शोएब, एक मिनट शोएब साहब, एक सेकंड, जो आपने बात की है 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी के अंदर फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 8 सब आर्टिकल 3 के अंदर इन लॉज को प्रोटेक्शन दी है कि इन लॉज को आप फंडामेंटल राइट्स की बुनियाद के ऊपर अल्ट्रा वायरस नहीं कर सकते। और बाद के अंदर आज तक जितनी जजमेंट आई है उसके में फैसला ये आया है कि जो मिलिट्री लॉ के तहत जो अपने आप को जो फोर्सेस के लोग हैं या पुलिस के जो लोग हैं उनके लिए है। ये नहीं, वो जरा काइंडली देख लें, जरा काइंडली देख लें, आप डिटेल जजमेंट वो डिटेल रीजनिंग भी आ जाएगी। मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट की, मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत वेट भी कर रही है। हाँ, तफसीली फैसले का तक आने दीजिए, वो सुप्रीम कोर्ट को भी वेट कर रहे हैं। 30 डेज का टाइम है, लार्ज जब बेंच बनेगा वो फैसला करेगा जी। अच्छा जी, चलिए शोएब शाहीन साहब, ये मुअम्मा हल करके जाएं। जो आपने सवाल किया, देखें आपको एक बात बता दूं, साइफर केस में ये मुल्जिम है इमरान खान साहब, जिनकी जमानत खारिज हुई है, वो मुजरिम नहीं है। उनका केस हम जमानत के लिए गए हुए हैं और क्वैशमेंट के लिए गए हुए हैं, लिहाजा वो क्वैशमेंट और जमानत का केस हमारा मियां साहब के केस से टोटली मुख्तलिफ है। मियां साहब को अभी तक बल्कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस भी नहीं हुई। वो कहते हैं चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने कर दी है इसलिए हम सिर्फ मेन अपील सुनेंगे। वो इश्तिहारी भी थे, वो एब्सकॉन्डर भी थे, लेकिन मैं उसमें इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि उनके खिलाफ कन्विक्शन प्रूव्ड है फ्रॉम द ट्रायल कोर्ट। हमारे खिलाफ जो साइफर केस का ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ और जमानत जो खारिज हुई है और जो मेन केस खारिज हुआ है कि इनको क्रैश कर दिया जाए, वो मैटर सब जुडिस है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जो जमानत के लिए हम गए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनका केस और हमारे केस के साथ किसी लिहाज से वो कोई मैच करता है या उसके बराबरी है। उनके खिलाफ करप्शन के केसेस प्रूव हुए हैं। उनके खिलाफ डिपार्टमेंट का वो लिविंग बियॉन्ड मींस और प्रॉपर्टी जो उनकी थी जिसमें आज भी वो वहां रह रहे हैं। शोएब शाहीन साहब, बस ये नहीं, एक मैं सिर्फ देखें, क्योंकि इलेक्शंस की तारीख आ चुकी है, लोग जानना चाहते हैं जमानत पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जा सकता है या जब तक बरियत ना हो जाए किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि इलेक्शन वो उनके दो एस्पेक्ट हैं। एक है उनकी ताहयात नहली फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 62(1)(f), दूसरा है उनके खिलाफ करप्शन केसेस जो प्रूव केसेस है, अभी अपील पेंडिंग है उनकी। हमारे खिलाफ है मुल्जिम है हम, और हमारे खिलाफ है साइफर का मेन केस जिसके अंदर वो जमानत करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। लिहाजा जमानत के अंदर होने का मतलब ये नहीं है कि आप इलेक्शन से बाहर निकल जाएंगे और आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए ये मैं सिर्फ एक वन लाइन ऐड करना चाहूंगा, सिर्फ वन लाइन ये है कि सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन को नहीं रोक सकती। इस वक्त इमरान खान साहब की कन्विक्शन भी हुई है, तो उसके अंदर जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद जो एडिशनल सेशन जज ने किया था, और मियां साहब की भी कन्विक्शन हुई है। जितनी देर तक दोनों कन्विक्शंस जो दोनों लोग हैं एक्विटल के अंदर नहीं जाएंगे, दोनों ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए डिस्क्वालीफाई हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बहस हमारी लंबी हो जाएगी, प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म होता है इस बारे में कि क्या ताहयात नाअहली को 5 साल किया जा सकता है एक कानूनी तरमीम के तहत। ये तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स ही ने इंटरप्रेट करने, और ये भी जब मुमकिन होगा जब एक मरतबा नवाज शरीफ साहब को तमाम तर रिलीफ मिल जाता है अपने केसेस में, और फिर वो इलेक्शन के लिए अपने पेपर्स फाइल करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं कल। अल्लाह हाफिज़।